बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, लेजर्स एंड ट्रायल बैलेंस का चैप्टर स्टार्ट हो रहा था और लास्ट क्लास के अंदर हमने जो है ये डिस्कस किया था कि देयर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेजर्स। एक का नाम आपका सेल्स लेजर था, एक का नाम आपके पास परचेज लेजर था और तीसरे का नाम आपका जर्नल लेजर था, जिसका तीसरा नाम जनरल लेजर का नॉमिनल लेजर भी था। फिर हमने जो है कल की क्लास के अंदर जो है सेल्स लेजर का दूसरा नाम रिसीवेबल लेजर भी है, डेटर्स लेजर भी कह सकते हैं और कस्टमर लेजर्स भी कह सकते हैं। ऑन द अदर एंड जो परचेज लेजर है आपके पास, तो परचेज लेजर में आपका दूसरा नाम पेबल लेजर्स भी है, क्रेडिटर्स लेजर्स भी है और सप्लायर्स लेजर भी है। ऑन द अदर हैंड, अजीम जब तक हम सिर्फ रिवाइज करें ताकि वो जो कल का था वो 5 मिनट में जब तक बच्चे आ देंगे। जनरल लेजर का दूसरा नाम नॉमिनल लेजर भी था। सेल लेजर की डेफिनेशन थी, ऑल इंडिविजुअल कस्टमर्स अकाउंट आर प्रिपेयर्ड इन सेल्स लेजर, ऑल इंडिविजुअल सप्लायर्स अकाउंट आर प्रिपेयर्ड इन परचेज लेजर, ऑल इंडिविजुअल अकाउंट एक्सेप्ट डेटर्स एंड क्रेडिटर। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स के अलावा जितने भी हैं वो सारे नॉमिनल लेजर या जनरल लेजर में बनाए जाते हैं। हमने अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट का जो है फॉर्मेट कल मैंने आपसे कहा था कल की क्लास में कि बेटा वो आप जो है ज़रूर याद कर लीजिएगा ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। अकाउंट रिसीवेबल का नॉर्मल बैलेंस डेबिट साइड पर होता है, क्रेडिट सेल्स है आपके पास, रिफंड है, ये सारी डेबिट साइड पाएंगे। ओपनिंग बैलेंस नॉर्मल बैलेंस डेबिट, क्रेडिट सेल्स रिफंड इंटरेस्ट चार्ज डिसऑनर्ड चेक। क्रेडिट साइड पे अकाउंट रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस एबनॉर्मल बैलेंस, सेल रिटर्न, सेल डिस्काउंट, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, बैड डेट रिटर्न ऑफ, अलाउंस फॉर गुड्स डैमेज, कॉन्ट्रा सेट ऑफ। ये सारी हमने जो बता दिए थे एबनॉर्मल बैलेंस किससे कहते हैं, रिफंड की क्या एंट्री बनती है, इंटरेस्ट चार्ज की एंट्री क्या बनती है, डिसऑनर्ड चेक की एंट्री क्या बनती है, सेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की क्या बनती है और अलाउंस फॉर गुड्स डैमेज की क्या एंट्री बनती है, बैड रिटर्न ऑफ की क्या बनती है। ऑन द अदर हैंड हमने अकाउंट पेबल, दो कंट्रोल अकाउंट होते हैं, एक अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट होता है और एक अकाउंट पेबल कंट्रोल अकाउंट होता है। अकाउंट पेबल कंट्रोल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट साइड पे, क्रेडिट परचेजेस रिफंड इंटरेस्ट चार्ज, इधर डिसऑनर्ड चेक नहीं होता। इधर आ जाइए तो आपके पास कैश, ओपनिंग बैलेंस एबनॉर्मल बैलेंस, परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट, कैश पे टू सप्लायर, सेट ऑफ कॉन्ट्रा, अलाउंस फॉर गुड्स डैमेज। अब इधर आ जाते हैं जो ये आपके पास सवालात दिए हुए थे। ये आपके पास सवालात दिए हुए थे आई कैप की स्टडी टेक्स्ट में PRC 4 के लास्ट में। हम पहले जरा सा प्रैक्टिकल वाले सवालात को जरा देखें तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। बड़े सवाल से लेते हैं थोड़ा सा, ये थ्योरी के सवाल आते हैं वो तो बाद में देखते हैं। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 33, MCQ नंबर 33। जितने भी अकाउंट्स बनते हैं उसका अगर एक चार्ट बना लिया जाए, जैसे आपके पास इंडेक्स होता है तो वो जो है सादिया निसार वो कहलाता है चार्ट ऑफ अकाउंट्स। सबको अगर आप इंडेक्स में लिख दो कि परचेजेस का अकाउंट कहाँ बना हुआ है, सेल्स का कहाँ बना हुआ है, सेल रिटर्न का कहाँ है, ड्राइंग्स का कहाँ है, इक्विपमेंट का कहाँ है, मशीनरी का कहाँ है, तो वो चार्ट ऑफ अकाउंट्स कहलाता है। क्लियर है? ये जरा सवाल देखिएगा तो आप लोगों के लिए जरा सा ये इसको मैं बेसिक से रिलेटेड सवाल है अगर देखा जाए, और ये काफ़ी बच्चों का जो है अचानक मुझे याद आया कि ये इस तरह के बेसिक सवालात जो है तुम्हारे PRC 4 में तुम्हें लाजमी दिखेंगे। ज़रा देखो मेरे साथ करवाना। A company has a cash balance of 18,000 at the start of the month.
ड्यूरिंग द मंथ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन अकर्ड। अब फॉर एग्जाम्पल ये सवाल मेरा पेपर में आया हुआ है, तो मैं इस सवाल को क्या करूंगा, मैंने फौरन से पहले एक अकाउंट कैश का टी अकाउंट बना लिया प्यारे बच्चों। ये मैंने कैश का एक टी अकाउंट बनाया। कैश का ओपनिंग बैलेंस 18,000 रुपये दिया हुआ था, मैंने फौरन से पहले जो है कैश का ओपनिंग बैलेंस 18,000 रुपये लिख दिया। अब बताओ सेल्स ऑन क्रेडिट की एंट्री बनती है अकाउंटेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, ये बनी हुई है। कैश फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल की एंट्री बनती है कैश डेबिट अकाउंटेबल क्रेडिट। तो ये कैश डेबिट हो रहा है, ये कैश का अकाउंट है। सिंपल, ये बेसिक अकाउंटिंग का सवाल है। कैश डेबिट हो रहा है अकाउंट रिसीवेबल की वजह से, तो मैंने ये 49,000 को डेबिट साइड पे लिख दिया। फिर आपके पास परचेज ऑन क्रेडिट की एंट्री बनती है परचेज डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट, इस एंट्री का कोई काम नहीं है। क्रेडिट सेल्स के अंदर कैश की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो वो भी नहीं आएगा। पेमेंट टू ट्रेड पेबल्स की एंट्री बनती है अकाउंट पेबल डेबिट लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई और कैश क्रेडिट बाई 35,000, तो मैंने ये क्रेडिट साइड पे 35,000 लिख दिया। रेफरेंस में नाम अकाउंट पेबल लिख दिया, इधर अकाउंट रिसीवेबल लिख दिया। होपफुली सबको समझ में आ गया होगा। ये 67,000 टोटल इधर हो गया। 67,000 में से अजीम अब्दुल्ला 35,000 माइनस करा तो कैश का एंडिंग बैलेंस 32,000 बच रहा है। और द राइट आंसर इज 32,000। व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट? अपने रजिस्टर में हेडिंग डालो आई कैप स्टडी टैक्स आयशा, और इसमें एमसीक्यू नंबर 32 की हेडिंग डालो, और साथ ये कॉपी कर लो एमसीक्यू नंबर 32, एमसीक्यू नंबर 32। अब ये अगर देखो जरा 32 वाला सवाल कॉपी कर लिया हो सबने, थोड़ा सा तेज ज़्यादा एमसीक्यूज करेंगे, ऑलमोस्ट हम जो है, यानी ये मेरे लिहाज से बहुत अच्छा सवाल है। और आपके पास ये पेपर में सवाल आ सकता है। जो ऊपर का इस कैश का अकाउंट कुछ ट्रांजैक्शन दी थी आपको, कैश का बैलेंस जो है निकालना था। ऑन द अदर एन अकाउंटेंट has inserted all relevant figures into the trade payable account but has not yet balance of the account। अब क्या हुआ, बीडी का मतलब याद रख लेना बच्चों। बीडी का मतलब क्या होता है अब्दुल्ला? ओपनिंग बैलेंस। ये अकाउंट पेबल का कंट्रोल अकाउंट है। ये जो है अकाउंट पेबल का कंट्रोल अकाउंट है। अलीशा, अलीशबा, अहमद रजा, हारिस, हसनैन, कमल, फातिमा, दानिया। तो आपने क्या कर दिया, इसका ओपनिंग बैलेंस लिख दिया। परचेजेज इधर है। बैंक का मतलब होता है, सर ये बैंक का क्या मतलब है, परेशान नहीं होना। कैश पेड टू सप्लायर को कहते हैं, कैश पेड टू सप्लायर को कहते हैं। अब इन दोनों को ऐड करना, जरा इसको टोटल करना, इसका एंडिंग बैलेंस देखना, बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। 474485, 474485, इसका टोटल करो। टोटल को इधर भी लिखोगे, उसमें से 100,750 माइनस करोगे। कंट्रोल अकाउंट मतलब आयशा सारे लिस्टिंग का टोटल मिला के बनता है, कुछ भी नहीं है, सारे कंट्रोल अकाउंट यानी लिस्टिंग से मिलकर बनता है, सारे लिस्टिंग का टोटल। 474485 आंसर आ गया। अब देखो ये एक बहुत ही शानदार, ये सबके क्लियर है, जरा बता दो प्लीज। भाई आवाज नहीं आ रही है। ये एमसीक्यू लिख लिया आप लोगों ने, कंट्रोल अकाउंट बनाना था 33 का। अहमद सिर्फ आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए। इसने तो बहरहाल इस सवाल के अंदर पूरा टी अकाउंट हाई का बना के दिया होता, आपको सिर्फ टोटल करना था और इसका नया बैलेंस निकालना था। आपको तो सिर्फ इसका बैलेंस निकालना था मेरा बेटा। डन है। क्या ओपनिंग बैलेंस बता दें?
कुछ नहीं, बीडी लिखते हैं ना, बैलेंस बीडी। जैसे ये बीडी है, ये नेक्स्ट ईयर का जो है अजीम, ये ओपनिंग बैलेंस होगा, ये जो 474485 है। जब अगले साल का अकाउंट पेबल कंट्रोल अकाउंट बनाऊंगा तो ओपनिंग बैलेंस में 474485 लिखूंगा बीडी के नाम से। ओपनिंग बैलेंस लिखो या बीडी लिखो, एक ही बात है। इस तरह ये लिखा हुआ था। अब बात समझ में आई या नहीं आई? पहले से दिया हुआ था। अब जरा देखना, ये आपको अकाउंट पेबल, एक और सवाल देखना, इसके बाद हम जो है नेक्स्ट सवाल पर जाएंगे। ये एक सवाल देखो जरा। सारे स्टूडेंट जरा इधर देखना। ये फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल अबाउट सेम, और आपको जो है वो सारा जो है ये मेरे साथ जरा सा अच्छी तरह से कंट्रीब्यूट करना ताकि समझ में आए। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज, अब जरा सुनना। इंफॉर्मेशन अवेलेबल अकाउंटेबल 1 जनवरी 2018 का दिया हुआ 70,000। मुझे फॉर्मेट याद है दिमाग में, मैंने 70,000 रुपये डेबिट साइड पे लिख दिया। अकाउंटेबल एंडिंग बैलेंस December 31, 2018। पहले से ही आपको 25,000 रुपये एंडिंग बैलेंस दिया हुआ है अकाउंटेबल का। मैंने बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा, डबल लाइन के नीचे 25,000 रुपये लिख दिया। एक बात याद रखना, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात बताऊं, जिस सवाल में ओपनिंग और एंडिंग बैलेंस दोनों दिए हुए हों तो समझ जाना कोई बीच की चीज मांगेगा, कोई मिसिंग फिगर मांगेगा दानिया। ओपनिंग बैलेंस 17,000 था, एंडिंग बैलेंस 25,000 था। तहम्मुल के साथ बिल्कुल इत्मीनान से आराम से बैलेंस ब्रॉट डाउन में लिखना। ब्रॉट डाउन आता कहाँ से? कैरेट डाउन से आता है। आगे सुनो, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर कितना दिया हुआ है? यानी कि दिया हुआ है 2,50,000। अभी मैं बात कंप्लीट कर लूँ, इसके बाद हर बच्चा मुझे बताना कि 2,50,000 रुपये कैश रिसीव। हाँ, अगर पेपर में फॉर्मेट भूल गए, अगर पेपर में फॉर्मेट भूल गए, ये सवाल तुमसे नहीं होने वाला। सेटलमेंट डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड कितना है? 4,000। डिस्काउंट अलाउड 4,000 जो है, जिसको सेल डिस्काउंट कहते हो, क्रेडिट साइड पे लिख दिया। अब मेरा आप लोगों से सवाल ये है कि सारे बच्चे मुझे 2,50,000, 4,000 और 25,000 तीनों को ऐड करना। 2,50,000 आयशा, 4,000 और 25,000 को जमा करना। 2,50,000 जमा 4,000 जमा 25,000। देर आर नो रिटर्न इनवर्ड्स, और सेल्स रेवेन्यू पूछ रहा है। बोला सेल्स रेवेन्यू कितनी होगी? वेरी गुड हाई का, तो ये हो गया 279। मैथ्स अच्छा होना चाहिए, कैलकुलेटर बहुत तेज चलाना चाहिए, यही टाइम बचाना होता है। 279 में से आएगा 70,000 माइनस करना, तो बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट सेल्स आ गई। तो बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट सेल्स आ गई 2,09,000, जो है राइट आंसर हो गया। जब भी जिंदगी में एक याद रख लेना बात, जब भी सवाल के अंदर ओपनिंग बैलेंस दिया हो और एंडिंग बैलेंस दिया हो, जब भी अकाउंट सेल का ओपनिंग बैलेंस दिया हो और एंडिंग बैलेंस दिया हो, तो 20 की कोई चीज मालूम करनी होगी। ज्यादातर तो वैसे क्रेडिट सेल्स ही पूछ रहा होता है, यानी सेल्स फिगर पूछ रहा होता है। और कभी जो है कैश रिसीव भी पूछ सकता है। तो 209,000 जो है राइट आंसर हो गया। कितने स्टूडेंट्स को ये सवाल बिल्कुल परफेक्ट समझ में आ गया है प्लीज? आज की बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है कंट्रोल अकाउंट की, लेजर्स एंड ट्रायल बैलेंस की। सिर्फ फॉर्मेट याद होना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ। ये 2,09,000 रुपये आ गया बेटा। बैलेंस ब्रॉट डाउन, ब्रॉट डाउन आता कहाँ से है? कैरी डाउन से आता है। फिर कह रहा हूँ बीच की फिगर, इसीलिए तुम भी जब ये सवाल को कॉपी करो अपने रजिस्टर में तो इसको बॉक्स बना देना कि हमने, और इसको हाईलाइट कर लेना किसी दूसरे कलर से कि हमने ये फाइंड आउट करा है, ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। आगे बात करें अगर हम नजीर, Ali's account payable ledger has a balance of 95,000 credit as on 1 January 2018। अकाउंट पेबल कंट्रोल अकाउंट का फॉर्मेट, अकाउंट पेबल का ओपनिंग बैलेंस 95,000 क्रेडिट साइड पे लिख दिया।
ड्यूरिंग द मंथ फॉरेन ट्रांजेक्शन वर फाउंड। क्रेडिट परचेजेस 2,21,000 क्रेडिट साइड पे लिख दिया। फॉर्मेट मेरे दिमाग में चल रहा है। कैश परचेजेस नहीं पूछी, कैश परचेजेस कहीं, सॉरी, कैश परचेजेस कहीं नहीं आती, क्रॉस डाल दिया है। जानबूझ के दिया है ताकि बच्चे कहीं ना कहीं पे डाल दें गलती से और उनका सवाल बर्बाद हो जाए। चेक इशूड टू क्रेडिट सप्लायर 148,000 आफ्टर रिसीविंग डिस्काउंट ऑफ 2,000। कैश इशूड टू सप्लायर जो है 148, कैश पेड टू सप्लायर 148 लिखा। परचेज डिस्काउंट में लिख दिया 2,000 रुपए। क्रेडिट परचेज रिटर्न को कितना लिखा, 8,000 रुपए। ओपनिंग बैलेंस भी दिया हुआ था आपके पास क्रेडिट पर 95,000। व्हाट इज द अमाउंट शोन इन अकाउंट पेबल लेजर ऑन जनवरी 31st 2018। महीने का आखिरी बैलेंस पूछ रहे हैं कि क्रेडिट परचेजेस कितने की, अकाउंट पेबल का एंडिंग बैलेंस क्या आया। 95,000 में 221,000 जमा करा, 316,000 हो गए। 3,16,000 में से 1, 2, 3, 148, 2,000 और 8,000 माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1,58,000। तो आपसे पूछ यही रहा है कि अकाउंट पेबल का एंडिंग बैलेंस कितना आ रहा है। कुछ बात समझ में आई है? ये तो खैर आपको अकाउंट पेबल का क्लोजिंग बैलेंस चाहिए था, आपको अकाउंट पेबल का क्लोजिंग बैलेंस चाहिए था। ये समझ में आया बेटा? 36, क्वेश्चन नंबर 36, एमसीक्यू नंबर 36 लिख के लिख लो अपने पास। एमसीक्यू नंबर 36 लिख करके लिख लो। देख लो, हमने अब्दुल्ला जो पूरा फॉर्मेट लिखा था उसमें कहीं पे कैश परचेजेस का नामो निशान नहीं था मेरा बेटा। ना कैश सेल कहीं आती है, ना कैश परचेजेस कहीं पर आती है। ना कैश सेल्स कहीं पे आती है, ना कहीं पे कैश परचेज आती है। ओके बेटा, 35 का भी बता देते हैं। अब देखो एक सवाल दे रहा हूँ। 36 कर लिया ना? अब एक काम करो, 38 वाला करके बताओ, शाबाश।
हाँ बेटा 38 वाला देखो। आपने क्या लिखा? पेबल अकाउंट कंटेन द फॉलोइंग रेलेवेंट एंट्रीज इन द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। पेमेंट थ्रू बैंक दिया हुआ है, यानी ये कैश पेड टू सप्लायर है। क्रेडिट परचेज दी हुई थी, मैंने क्रेडिट परचेज में 185,000 लिख दिया। याद रख लो, फॉर्मेट याद होना चाहिए, फॉर्मेट याद होना चाहिए। कर रहे हो सारे स्टूडेंट्स? ट्राई कर रहे हो बेटा? मैक्सिमम क्या होगा? गलत होगा और क्या होगा? अच्छा, हमने देखो फॉर्मेट में कहीं कैश परचेजेस का नामो निशान नहीं है बेटा। मैंने अभी रिपीट करा था कि कैश परचेजेस कहीं पर भी नहीं आती। कैश परचेजेस और कैश सेल्स कहीं पर भी नहीं आती कंट्रोल अकाउंट में, ना अकाउंट रिसीवेबल में ना अकाउंट पेबल में बेटा। इधर तो कैश का कोई नाम ही नहीं है इस सवाल के अंदर। पेमेंट थ्रू बैंक कितना हुआ है? 1,60,000। क्रेडिट परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर, ये डाल दिया क्रेडिट साइड पे 185। डिस्काउंट रिसीव लिख दिया 1,16,000। कॉन्ट्रा विद रिसीवेबल अकाउंट लिखा है 7,000। बैलेंस सीडी December 31, 2018 लिखा हुआ है। देखो कितना प्यारा सवाल है। मैंने डबल लाइन करी। अकाउंट पेबल का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे होता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन। ब्रॉट डाउन में मैंने 22,000 लिखा। ब्रॉट डाउन आता कहाँ से है? कैरेट डाउन से आता है। देयर आर नो अदर ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू अकाउंट पेबल, और कोई नहीं है। वो बोल रहा है बताओ अकाउंट पेबल का 1 जनवरी का ओपनिंग बैलेंस क्या होगा। जो चीज मालूम करनी हो ना, उसके अंदर बॉक्स बना दिया करो, जिंदगी में हमेशा याद रखो।
कभी गलत नहीं होगा सवाल। अकाउंट पेबल का ओपनिंग बैलेंस इधर लिख दिया मैंने, देखो अकाउंट पेबल का ओपनिंग बैलेंस आप इधर लिख दो 20,000। अब आप क्या करोगे, जितने भी डेबिट वाले हैं वो सब ऐड करोगे, 160, 16,000 और 7,000 और 22,000 को जमा करोगे, 2,05,000। 2,05,000 में से 185 माइनस करोगे, 20,000 रुपये ओपनिंग बैलेंस हो गया। सारे स्टूडेंट कहते सर मुझे थोड़ी लेट हो गए ज्वाइन करते हुए। नहीं बेटा, इससे फॉर्मेट ही अभी तक हुआ है, उसके सवालात करें। ये सबके समझ में आ गया बेटा। कभी आपको जो है वो आयशा ओपनिंग बैलेंस मालूम करना होगा, कभी आपसे क्रेडिट सेल्स मालूम करना होगा। दानिया ये समझ में आ गया सबके हाई का। कभी क्रेडिट सेल्स, कभी क्रेडिट परचेजेस, इसी तरीके से। इज इट क्लियर बेटा? सर इसमें कंट्रोल कॉन्ट्रा समझ आ रहे हैं। आयशा आपने कल की क्लास नहीं ली थी क्या? एक ही बंदा हमारा कस्टमर और एक ही बंदा सप्लायर। फॉर्मेट में देखो सेट ऑफ कॉन्ट्रा कहाँ लिखा हुआ है। ये तो हमने कल जो लिया था वही सारी चीजें हैं। कल आप क्लास में नहीं थी क्या? तो ये कल की क्लास सुन लो ना बेटा। अच्छा जी। 39 करके बताओ। 39 करके बताओ बेटा। अब बताओ, रिसीवेबल लेजर अकाउंट एट 1 जून 2017 हैड अ बैलेंस ऑफ 32850। अकाउंट रिसीवेबल का मैंने जो है फॉरन से टी अकाउंट बनाया। 1 जून का बैलेंस दिया हुआ है 32। फॉर्मेट याद हुआ है थोड़ा बहुत बेटा? 32850 डेबिट। डूइंग देयर सेल्स कितने की हुई है? 2,45,000। देखो मेरे फॉर्मेट जो है दिमाग में, मैं उसके लिहाज से लगता जा रहा हूँ। रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर्स अमाउंट रुपीज 210।
कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर 210 200, डिस्काउंट अलाउड 700, रिफंड 1300। रिफंड डेबिट साइड पर होता है। फॉर्मेट है आयशा, उसको देख के आपको दानिया ये बनाना है। डिस्काउंट अलाउड डाल दिया मैंने 700, रिफंड डाल दिया। एंडिंग बैलेंस बताना, ये जरा डेबिट साइड को टोटल करना, डेबिट साइड का टोटल बताना भाई जरा, डेबिट साइड का टोटल बता दो जरा। कोई बच्चा डेबिट साइड का टोटल बता दे। 279150, 279150 में से ऊपर वाले दोनों माइनस करना, दोनों बैलेंसेस माइनस करना। एंडिंग बैलेंस कितना आया अकाउंट सेबल का? 279150 में से 210 200 माइनस करो और 700 माइनस कर दो। बैलेंस सीडी 68250। किसी का अगर बुक पढ़ी हो तो देखो जरा, इसका आंसर 68250 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर 68170 हो गया है कोई, 68170। चेक कर लो वापस से भाई, कैलकुलेटर तो सही चला लो मेरा बेटा। कोई बोला 68250, 68250, दिस इज द, पीछे भी ये आंसर आ रहा है। देखो ये क्वेश्चन नंबर 44 हमारे जो है, हमने अपने डबल एंट्रीज में भी करा था, शायद याद हो। बशीर हैज एक्सट्रैक्टेड द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ बैलेंस फ्रॉम द जनरल लेजर ऑन 31 अक्टूबर 2015। सेल्स दी हुई है, परचेजेस दी हुई है। सेल्स क्रेडिट साइड पर होता है, परचेजेस डेबिट साइड पर होते हैं, एक्सपेंसेस डेबिट साइड पर होता है, नॉन करंट एसेट जो है डेबिट साइड पर होता है, रिसीवेबल डेबिट साइड पर होते हैं, पेबल क्रेडिट साइड पर होते हैं, कैश एट बैंक जो है वो डेबिट साइड पे होता है, कैपिटल क्रेडिट साइड पे होता है। बड़े मजे की बात जरा देखना, देखो ये आई कैप की एक और कहानी तुम्हें समझाऊं, शायद तुम्हें और अच्छा। व्हाट इज द टोटल ऑफ डेबिट बैलेंस, वो आपसे पूछ रहा है कि बताओ डेबिट का टोटल क्या आ रहा है। आपको होशियार बनने की जरूरत नहीं है, वो जब डेबिट का टोटल मांग रहा है तो तुम्हें इन सारे डेबिट को टोटल करके बताना है, आपको क्रेडिट को दिखाने की जरूरत ही नहीं है। ये तो मैंने आपके लिए लिखा है कि कल को व्हाट इज द टोटल ऑफ क्रेडिट बैलेंस भी पूछ सकता है। और हो सकता है, अच्छा मैं जब ये पढ़ा रहा था ना, मैंने कहा हो सकता है बच्चों ये दोनों बैलेंस भी ना हो ना। वैसे तो हमने पढ़ा है कि ट्रायल बैलेंस को हमेशा इक्वल होना जरूरी है, लेकिन वो जो पूछ रहा है ना बस आपको उसका जवाब देना है। अब हुआ क्या, ये बच्चे का एक सवाल आया, जरा सुनिएगा, बड़े मजे की चीज। दानिया, उसने आयशा, बच्चे ने डेबिट और क्रेडिट को अलग अलग कर दिया। यानी उसने कहा कि सर ये जो है जो है परचेजेस जो है वो डेबिट में आता है, एक्सपेंसेस डेबिट में आते हैं, नॉन करंट एसेट डेबिट में आता है, रिसीवेबल डेबिट में आता है, कैश एट बैंक डेबिट में आता है, और सर जो है ना सेल्स क्रेडिट में आती है, और जो है ना सर पेबल्स क्रेडिट में आते हैं, और कैपिटल क्रेडिट में आता है। मैंने कहा ठीक है, वेरी गुड। अब उसने ये करा है, अब वो नीचे पढ़ भी रहा है कि वो बोल रहा है व्हाट इज द टोटल ऑफ डेबिट बैलेंस। तुम लोग डेबिट का टोटल करना, और वो तुम्हारे सामने दिख भी रहा है, ये लिखा हुआ आ रहा है 275282, 275282। और जब उसने क्रेडिट का टोटल करा तो उसका आंसर आ रहा है 284931, 284931। तो दोनों टैली नहीं कर रहे भाई, तो आपको क्या मसला है अगर वो टैली नहीं कर रहा तो? आपका आंसर आ रहा है, डेबिट का टोटल क्या आ रहा है बच्चों? डेबिट का टोटल क्या आ रहा है बच्चों?
275282। क्या बैलेंस शीट डालेंगे? इसमें कौन सा बैलेंस शीट डाल रहे हो भाई? ये तो ट्रायल बैलेंस का सवाल है। 44 क्या हो गया? ये तो ट्रायल बैलेंस का सवाल है भाई। मेरे आगे बढ़े। एक ये सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 37, एमसीक्यू नंबर 37 देखना। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट टू सेल्स ट्रांजैक्शन ऑफ साबर ड्यूरिंग मार्च 2019। रिसेबल एट फर्स्ट मार्च दिया हुआ है 35,000। रिसेबल दिया हुआ है फर्स्ट मार्च का 35,000। रिसेबल 31 मार्च का दिया हुआ है 42,000। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन आता कहाँ से है? कैरी डाउन से आता है। ब्रॉट डाउन कहाँ से आता है? कैरी डाउन से आता है। रिसिप्ट ड्यूरिंग द पीरियड, रिसिप्ट ड्यूरिंग द पीरियड आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट 4,000, 29,000। रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर 29,000 हुआ है, जिसमें डिस्काउंट अलाउड 4,000 का था। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल्स? अब जरा सुनना बेटा, ये कैश रिसीव और डिस्काउंट अलाउड और बैलेंस सीडी को ऐड करा तो ये बन गया 75,000। 75,000 में से ओपनिंग बैलेंस माइनस करोगे 35,000, तो क्रेडिट सेल्स आ गई 40,000 की। अगर वो बोलता व्हाट इज द अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल्स और ये नेट नहीं लिखा होता प्यारे बच्चों, तो आंसर आता 40,000। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर ये नेट का वर्ड नहीं लिखा होता तो तुम्हारे पास आंसर आता 40,000 का। बोलता व्हाट इज द टोटल क्रेडिट सेल्स, लेकिन इसने बोला है क्रेडिट सेल्स और नेट पूछा है। तो नेट क्रेडिट सेल्स निकालने का फॉर्मूला ये है कि सेल्स में से सेल डिस्काउंट और सेल रिटर्न को माइनस करोगे तो नेट क्रेडिट सेल्स आ जाएगा। लेकिन इस सवाल के अंदर डिस्काउंट तो दिया हुआ है, सेल डिस्काउंट जिसका दूसरा नाम डिस्काउंट अलाउड तो दिया हुआ है, सेल रिटर्न नहीं था, वो निल है। यानी इस सवाल में सेल रिटर्न नहीं था। अगर सेल रिटर्न भी होता तो माइनस कर देता, तो वो नेट क्रेडिट सेल्स हो जाती। इज इट क्लियर बेटा? सबको ये सवाल समझ में आया है? मैंने अकाउंट रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस लिखा, मैंने अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस लिखा। जब भी ओपनिंग और एंडिंग बैलेंस दिया हो और मेरी बात गिरा में बांध लेना, कोई बीच की चीज मालूम करनी होगी, ज्यादातर क्रेडिट सेल्स ही पूछता है। तो वो तुम्हें जो है ना बाकी रेलेवेंट डेटा दे देगा, अकाउंट रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस दे देगा, अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस दे देगा, कैश रिसीव दे देगा, डिस्काउंट अलाउड दे देगा, बहुत सारी चीजें देगा जो तुमने फॉर्मेट में पढ़ी है। और आय का इतनी सारी चीजें नहीं दी होती, थोड़ी सी दी होती है। हमने तो पूरा कंप्लीट फॉर्मेट पढ़ा है। बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको क्लियर है बेटा? जरा बता दो। डन है बेटा? जब वो आपसे पूछेगा नेट क्रेडिट सेल्स पूछो, तो क्रेडिट सेल में से सेल रिटर्न और सेल डिस्काउंट माइनस कर देना, तो आंसर आ जाएगा।
अब देखो ये कितना जबरदस्त सवाल है। अब बिजनेस है बाय मशीनरी कॉस्टिंग ₹1,20,000। एक मशीनरी कंपनी ने मशीनें खरीदी हैं 1,20,000 रुपए की, और सेल मशीनरी कॉस्टिंग 18,000, और कंपनी ने एक 18,000 वाली मशीन बेच दी। द ओपनिंग बैलेंस ऑफ मशीनरी अकाउंट इज 80,000। मैंने फॉरन मशीनरी का टी अकाउंट बनाया, ओपनिंग बैलेंस में 80,000 लिखा। आप लोग अपने रजिस्टर में सवाल कर रहे हो ना बेटा, सारे बच्चे? आप लोग अपने रजिस्टर में सवाल कर रहे हो ना बेटा? इसलिए कि वर्बल अकाउंटिंग नहीं आती, जब तक कि खुद नहीं करोगे आपको प्रॉब्लम होगी बेटा, आपका पेपर रह जाएगा, मेरी बात याद रखिएगा। वर्बल अकाउंटिंग नहीं होती है, आपको साथ साथ कॉपी करना है, इसीलिए मैं आपको पूरा टाइम दे रहा हूँ कि आप साथ साथ लिखते जाओ। आपने ये फॉरन एमसीक्यू नंबर बिल्कुल प्रॉपर डाल दो बस, ताकि, और आई कैप स्टडी टैक्स लिख देना। ये मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस जो है मैंने लिख दिया, ओपनिंग बैलेंस ऑफ मशीनरी अकाउंट इज 80,000, ओपनिंग बैलेंस 80,000 लिया। नई मशीनें 1,20,000 की ली थी, न्यू मशीनरी को डेबिट कर दिया। कुछ मशीनें आपने बेच दी हैं पुरानी, 18,000 को क्रेडिट कर दिया। 80,000 में 1,20,000 को जमा करा तो 2 लाख, 2 लाख में से 18,000 माइनस करा तो 182,000 इज द एंडिंग बैलेंस ऑफ मशीनरी अकाउंट। 1,82,000 इज द एंडिंग बैलेंस ऑफ मशीनरी अकाउंट। सबके क्लियर है बेटा, जरा बता दो। जरा 30 का आंसर बताना, 30 का, 30 का आंसर बताइएगा। अलहमदुल्ला सबको आ गया होगा। अ डेबिट बैलेंस वुड बी एक्सपेक्टेड टू अराइज when the accounts are balanced at the period end on which of the following account। तो मेरा सवाल ये है, कैपिटल क्रेडिट में होता है, सेल्स क्रेडिट में होता है, इलेक्ट्रिसिटी डेबिट में होता है। चार्ली इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। जरा ये 29 वाले का ये आंसर बता दो प्लीज। Which of the following would normally be credit balance in the trial balance? किसका क्रेडिट बैलेंस होता है? लोन का होता है, ओनर्स कैपिटल का होता है, ड्राइंग्स का डेबिट होता है, परचेज का। 1 और 2, एल्फा इज द राइट आंसर। होपफुली सबका। जरा अब आ जाइए, बात को समझिएगा जरा। बहुत थ्योरी के सवालात आ रहे हैं बेतहाशा, बच्चे समझ ही नहीं रहे ना।
द रिटर्न इनवर्ड अकाउंट वुड बी फाउंड इन। तो बताएगा है का ये क्या है, रिटर्न इनवर्ड ये का मतलब है सेल रिटर्न का अकाउंट कहाँ पर होता है, नॉमिनल लेजर में होता है, जनरल लेजर में। सेल्स रिटर्न का, परचेज रिटर्न का, याद रखना, सेल रिटर्न का, परचेज रिटर्न का, सेल डिस्काउंट का, परचेज डिस्काउंट का, सेल्स, परचेजेस, इक्विपमेंट, मशीनरी, ड्राइंग्स। सिर्फ अकाउंट रिसीवेबल के बैलेंसेस सेल्स लेजर में होते हैं, अकाउंट पेबल के परचेज लेजर में होते हैं। बाकी जो भी बच गए वो सारे जनरल लेजर में लिखे जाएंगे। द सेल्स अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ। अच्छा, जनरल लेजर का मतलब नॉमिनल लेजर भी है, तो कभी जनरल लेजर लिखता है, कभी नॉमिनल लेजर लिखता है। सेल्स अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ, सेल्स अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ। तो जो आपने टिक किए हुए हैं उनको हाइड कर दें, वरना। ओके बेटा। द सेल्स अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ जनरल लेजर। द परचेज अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ जनरल लेजर, सेल लेजर, परचेज लेजर, पेबल लेजर। परचेज लेजर और पेबल लेजर एक ही होता है, लेकिन परचेज अकाउंट कहाँ पर आता है, जनरल लेजर में आता है। वेरी गुड अजीम। अब देखना है, ये जरा बताओ। ईच इंडिविजुअल, ईच इनवॉइस, इनवॉइस का मतलब होता है क्रेडिट, वैल्यू फ्रॉम सेल्स जर्नल, सेल्स जर्नल का मतलब सेल्स डे बुक, सेल्स जर्नल का मतलब आफाक सेल्स डे बुक से हर एक एंट्री उठकर कहाँ जाती है, सेल्स डे बुक से हर एक एंट्री, हर एक पर्सनल अकाउंट से, हर एक कस्टमर की एंट्री उठकर अकाउंट कस्टमर के पर्सनल अकाउंट में जाती है, क्रेडिट साइड ऑफ इंडिविजुअल अकाउंट। Each invoice value from sales journal is posted to the debit side of individual customer account in receivable ledger. Very good, बिल्कुल सही जवाब दिया है। कितने बच्चों को ये समझ में आया है? कस्टमर के पर्सनल अकाउंट में, दानिया। बी इज द राइट आंसर। ये सेल्स डे बुक बनी है, इसमें ए बी सी डी आता था। जब ए का पर्सनल अकाउंट होता था तो इधर से अमाउंट उठाकर, सेल्स डे बुक है, हाँ ये सेल्स डे बुक है, तो क्रेडिट सेल्स को उठाकर इंडिविजुअल अकाउंट में डेबिट साइड पे डालते हो। कहाँ डालते हो, डेबिट साइड पर डालते हो। दूसरा बताओ, द पीरियोडिक टोटल। जब भी टोटल आए तो टोटल का ताल्लुक कंट्रोल यानी कि जनरल लेजर से होता है। जो सेल्स डे बुक का जो टोटल था, सेल्स डे बुक का जो टोटल था, सेल्स डे बुक का, द टोटल, द पीरियोडिक टोटल फ्रॉम सेल जर्नल इज पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ सेल्स अकाउंट इन जनरल लेजर। सेल्स डे बुक का टोटल इंडिविजुअल अकाउंट तो जाता है हर एक कस्टमर के अकाउंट में। हाँ बेटा, 12th वाला सवाल समझ में आया? कुछ भी नहीं आफाक, यानी कि मंथ के एंड का जो टोटल होता है उसको पीरियोडिक कहते हैं। मंथ के एंड के टोटल को पीरियोडिक कहते हैं। द पीरियोडिक टोटल फ्रॉम द सेल्स जर्नल इज पोस्टेड। तो सेल्स डे बुक का जो टोटल है वो कहाँ जाता है, क्रेडिट साइड ऑफ सेल्स अकाउंट। समझो ये जर्नल लेजर बना हुआ है, ये क्या है, जर्नल लेजर है।
तो जनरल लेजर के अंदर सेल्स के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आएगा और ये टोटल आएगा, टोटल आएगा। ये बहुत ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजिंग लगता है। भाई आप लोग अगर कॉन्सेप्ट से बड़ा हुआ होगा तो कभी भी मसला नहीं होगा। 13 को देखो जरा, 13 को जरा देखो। ईच रिटर्न इनवर्ट का अकाउंट, यानी क्रेडिट नोट इशूड हुआ है फ्रॉम सेल्स रिटर्न जर्नल, सेल रिटर्न डे बुक से इज पोस्टेड टू, यानी सेल्स रिटर्न डे बुक जो है, फॉर एग्जांपल इधर सेल्स रिटर्न डे बुक है, ये सेल रिटर्न डे बुक है। इसमें से हर एक एंट्री, इधर हर एक कस्टमर ने जितने भी गुड्स रिटर्न करे थे वो लिखा हुआ है, मिस्टर ए बी सी डी, ये आगे ए, या ए बी, ये सी। 500 को इनको रिटर्न करे, 1000 का इन्होंने रिटर्न करा, ये इस कस्टमर रिटर्न करा है। तो याद करो इधर से एंट्री उठाकर इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट के क्रेडिट साइड पे डालते हो, एग्री करते हो या नहीं? हर एक एंट्री को उठा के उसके पर्सनल अकाउंट में डालते हो सेल रिटर्न में क्रेडिट साइड पर। सबको याद है जो हमने बनाए थे, 2 3 सवाल करे थे? क्रेडिट साइड ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट इन रिसीवेबल लेजर, बिल्कुल सही है आफाक। इसी तरह के मेरा बेटा सवाल आते हैं। बच्चों ने इसको जो है ना बोला सर थ्योरी बहुत आई है, भाई आप पढ़ो तो। अब इधर क्या लिखा है देखो आफाक, द पीरियोडिक टोटल, टोटल का ताल्लुक जर्नल लेजर से होता है। द पीरियोडिक टोटल ऑफ सेल रिटर्न जर्नल, सेल रिटर्न का अकाउंट जर्नल लेजर में, टोटल का ताल्लुक जर्नल लेजर से होता है। जनरल लेजर के सेल रिटर्न का अकाउंट बनेगा, उसके डेबिट साइड पे जाएगा। सेल रिटर्न को डेबिट, वेरी गुड अजीम। तो कहाँ लिखोगे? डेबिट साइड ऑफ सेल रिटर्न अकाउंट इन जर्नल लेजर। मेरे ख्याल से इसका आंसर डेल्टा होना चाहिए, डी। दानिया क्या लिखा है, डी आर क्या? ईच परचेज इनवॉइस वैल्यू फ्रॉम परचेजेस जर्नल इज पोस्टेड टू ईच परचेज इनवॉइस। ईच का मतलब है हर एक। अब ये देखो परचेज डे बुक बनी है, इसमें एक सप्लायर ए है, एक बी है, एक सी है, इनसे हमने गुड्स उधार लिए हैं। हर एक एंट्री को उठा के परचेज लेजर में, परचेज लेजर इंडिविजुअल सप्लायर अकाउंट में जाके क्रेडिट साइड पर डालते हो। ईच परचेज इनवॉइस, हर क्रेडिट परचेज को तुम जो है उठाकर इसमें लिखते हो। जरा होल्ड करो 2 मिनट।
हाँ बेटा, 15 वाला समझ में आ गया? डन। सिक्सटीन वाला देखो, 16 17 18 करो, शाबाश। अच्छा जी, अब जरा बता दो मुझे, जब टोटल बोले, ईच परचेज बोले तो लिस्टिंग का है। द पीरियोडिक टोटल ऑफ परचेज जर्नल बोले, टोटल ऑफ परचेज जर्नल बोले तो परचेजेस के अकाउंट में बोले द पीरियोडिक टोटल ऑफ परचेजेस, परचेजेस का जो टोटल है, द पीरियोडिक टोटल फ्रॉम सेल्स रिटर्न जर्नल एस, ये द पीरियोडिक टोटल ऑफ परचेजेस का जर्नल का, परचेज डेबिट का टोटल परचेजेस अकाउंट में डेबिट साइड पर जाएगा, डेबिट साइड ऑफ परचेज अकाउंट इन द जनरल लेजर। बेटा ये सबके समझ में आ रही है बात? जो आपने शुरू में 4 डे बुक के बनाई थी मेरे साथ, सेल्स डे बुक, सेल रिटर्न डे बुक, परचेज डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक बनाई थी, उसकी बात कर रहा हूं मैं आपसे। सारी चीजों में यही कर रहे हैं, ईच पेमेंट टू सप्लायर, पेमेंट टू सप्लायर इंडिविजुअल अकाउंट में कहां पे लिखा जाता है? ईच पेमेंट का मतलब इंडिविजुअल सप्लायर अकाउंट में पेमेंट टू सप्लायर कहां पे लिखा जाता है? ये फॉर्मेट याद होना चाहिए तुम्हें। पेमेंट टू सप्लायर इंडिविजुअल अकाउंट में, अकाउंट पेबल के अकाउंट में कहां पर होता है? डेबिट साइड पर होता है पेमेंट टू सप्लायर।
नहीं नहीं, अकाउंट पेबल की कौन सी साइड पे होता है दानिया? डेबिट साइड ऑफ इंडिविजुअल अकाउंट इन परचेज लेजर, each payment other than those to supplier are recorded in cash book। पेमेंट टू सप्लायर के अलावा जो अदर लोगों को जो पेमेंट करी है उसका आपको, फॉर एग्जांपल आपने जो है अदर पेबल्स का जो है टी अकाउंट है, यानी जिनसे आपने गुड्स नहीं लिए, आपने जो है इक्विपमेंट खरीदा था उधार पर, तो जो तुम्हारे अदर पेबल्स हैं उन सब के टी अकाउंट जो है वो जनरल लेजर में बनते हैं, लेकिन उनकी जो पेमेंट है वो भी कहाँ पे डालोगे? रेलेवेंट अकाउंट इन जनरल लेजर में जाएगा। इससे के परचेज लेजर के अंदर तो इंडिविजुअल सप्लायर्स अकाउंट आते हैं। डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम ईच सप्लायर, discount received from each supplier as recorded in cash book is posted to discount received from each supplier। ईच सप्लायर के अकाउंट में डिस्काउंट रिसीव कहां पर आता है? डिस्काउंट रिसीव ईच सप्लायर के अकाउंट में कहां पर आता है बच्चों? ये अकाउंट पेबल है ए, इंडिविजुअल अकाउंट है, इसमें डिस्काउंट रिसीव डेबिट साइड पर आता है। टोटल ऑफ डिस्काउंट रिसीव कॉलम as recorded in the cash book is posted to the डिस्काउंट रिसीव के अकाउंट में, जो जर्नल लेजर में डिस्काउंट रिसीव का अकाउंट बनता है, टोटल हमेशा याद रख लो जर्नल लेजर में जाता है। बार बार कह रहा हूं, ये डिस्काउंट रिसीव का अकाउंट है और जनरल लेजर में डिस्काउंट रिसीव जो है वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाता है। क्रेडिट साइड ऑफ डिस्काउंट रिसीव अकाउंट इन द परचेजेस अकाउंट इन द जनरल लेजर और परचेज अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव अकाउंट जनरल लेजर में लिखा जाता है, परचेजेस के अकाउंट में नहीं लिखा जाता, डिस्काउंट रिसीव का अलग अकाउंट बनता है। इसने दोनों ऑप्शन में लिख दिया है। सही है आफाक, समझ में आ गई बात? ये आपके पास जो है चैप्टर के अंदर। अच्छा अब मुझे बताओ, सर हसन ने आपको जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का थोड़ा बहुत क्लू दिया था, आइडिया दिया था बेटा? सर हसन मारफानी ने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कुछ थोड़ा बहुत आइडिया दिया था, बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं दिया था? अच्छा ये सारे सवालात जो है आई कैप की स्टडी टैक्स वाले कर लीजिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, आई कैप की स्टडी टैक्स वाले ये सारे एमसीक्यूज कर लीजिएगा, जो ना समझ में आए सादिया फिर वो पूछ लीजिएगा। काफ़ी तो अल्हम्दुलिल्लाह 15-20 तो हमने कर ही लिए हैं अजीम, बाकी थोड़े से रह गए होंगे तो वो आप खुद दिमाग लगाओ। ये याद रख लो जिंदगी में मेरी एक बात, कि जितने खुद सवाल करोगे, आज सवाल करोगे, ये मेरा बिलीव है पेपर में भी इंशाल्लाह तुमसे हो जाएंगे। ये बहुत गलत चीज़ होती है कि सारे सवालात हम सॉल्व करा दें, आपको नहीं समझ में आएगा कि सवाल को, हमारे पढ़ने में और तुम्हारे पढ़ने में सवाल पढ़ने में भी फर्क है, पता है आपको? एक बात याद रखना, हमारे सर बोलते थे आपके सवाल पढ़ने में और हमारे सवाल पढ़ने में जमीन आसमान का फर्क है। तो इसलिए कि हमने जो है हसनैन जब जिस स्कूलिंग में पढ़ा है, शायद आप लोग इससे मेरी बात को एक्सेप्ट करो और इसको सेकंड करो, हम लोगों ने जिस स्कूलिंग में पढ़ा था उधर का एक कानून ये था कि हमारा जैसे पीरियड होता था 45 मिनट्स का, एक बात 2 मिनट की आपसे कह रहा हूँ, तो उस 45 मिनट्स में हमारे टीचर्स जो है उस 45 मिनट का या जो 1 घंटे का पीरियड होता था जो भी, तो उसके अंदर हमें जो है
वो एक ही सवाल को समझाते थे और फिर उसके अंदर से ऑप्शन बताते थे, देखो ये यूं लिखा हुआ आएगा तो ये यूं होगा, ये इस तरह आएगा तो इसको यूं सॉल्व करेंगे। एक ही सवाल को बेस बनाते हुए उसकी सारी कंडीशन बताते थे और इसके बाद 50 सवालात हमें करने के लिए देते थे। आज के एजुकेशन सिस्टम के अंदर क्या खराबी हो गई है, कोचिंग में जो आप लोग पढ़ते थे फर्स्ट ईयर इंटर में, जो मैंने देखा है सेवरल, इसलिए कि मैंने आज से 10-15 साल पहले कुछ कोचिंग्स में भी पढ़ाया था, तो मुझे आज अचानक याद आ गया। तो वो मैंने तो उसके अंदर 3-4 महीने में जो है कोचिंग की जो है फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग और ये स्टैटिस्टिक वगैरह ख़त्म कर दी। तो कोचिंग वाले मुझसे नाराज़ हो गए कि सर आपने तो 1 साल का कोर्स जो है वो, जैसे कि वो एसीसी और सीए की पढ़ाने की आदत थी, तो वो उनको ज़रा सा बच्चों को मज़ा आता था, वो उसको जल्दी कोर्स ख़त्म करा दिया। उन्होंने कहा सर हमारी तो फीसें ही नहीं मिलेंगी, आपने तो कोर्स को निपटा दिया। वो लंबी करते हैं, वो क्या करते हैं, एक एक सवाल करवा रहे हैं 5 ईयर से, 45 मिनट में एक सवाल 5 ईयर का करवाया, छुट्टी, फिर कल वापस बुला रहे हैं। मैं समझाने पे फोकस करता था और सवाल वो खुद करते थे। बहरहाल बहुत बड़ा थॉट का, सोच का बड़ा बहुत बड़ा फर्क है। तो अब हमें क्या हो गया है, इसका अल्लाह ताला ने एक ये एहसान हमसे ये कर दिया कि अब कोई भी सवाल आता है तो हमें खुद अल्लाह के एहसान से वो खुद ही समझ में आने लगता है। हम डरते नहीं है सवाल को देखकर। जो कि मैं अपने खुद अपने बच्चों की मैं बात करूंगा कि उनको, जो उनके स्कूल में, जाहिर सी बात है मैं सिस्टम तो चेंज नहीं कर सकता। मैं तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग के अंदर, इतने बर्गर स्कूल हैं और उनके अंदर जो है अल्लाह माफ़ करे पढ़ाते क्या है, डरते हैं। मैं जाता हूँ कि स्कूल में तो बोलते हैं अबे भाई ये, अब मैं पूछता हूँ आपका पढ़ाने का वे क्या है, वो बोलते हैं भाई क्या है। तो क्या है, मसले मसाइल जो है कि अल्लाह ना करे किसी को डिग्रेड करने की बात नहीं है, मेहनत नहीं करनी है बस, समझाने पे मेहनत नहीं करनी है। मसला ये, सवाल सॉल्व करवा दो, 50-50 सवालात करवा देते हैं, 50-50 सवालात करवा देते हैं, लेकिन मसला ये है कि भाई सवाल सॉल्व बच्चे को भी तो करने के लिए दो, बच्चे को सवाल सॉल्व करने के लिए भी तो दो यार। ये थोड़ा सा आपसे था, तो आप लोग भी सवाल को जितना हो सके कुछ सवाल करा करो। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, जरा सुनिएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या नाम है, बेसिक जो है, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड द कंपनी मस्ट प्रिपेयर देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। साल के 12 महीने कंप्लीट होने के बाद कंपनी लाजमी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड 12 महीनों का होता है, 12 महीने कंप्लीट होने के बाद कंपनी लाजमी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है, ये किस चीज का नाम है, किस स्टेटमेंट का नाम है, जरा गौर से सुनना। तो याद रखिएगा ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड है वो किस चीज से मिलके बना है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्राइजेज ऑफ 5 डिफरेंट स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक कॉम्बिनेशन है, एक बंच है 5 डिफरेंट स्टेटमेंट्स का, उसको मिला के 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं और वो 12 महीने कंप्लीट होने के बाद बनाई जाती है। एक बात और इधर क्लियर कर दूं, जरूरी नहीं है कि वो जनवरी 1 को स्टार्ट हो और दिसंबर 31 को अकाउंटिंग ईयर एंड हो। वो 1 जुलाई से भी स्टार्ट होके नेक्स्ट ईयर के 30 जून को खत्म हो सकता है। वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होके 30 मार्च को भी खत्म होता है। लेकिन ज्यादातर कंपनियों के अकाउंटिंग ईयर 1 जनवरी से दिसंबर 31 ही होते हैं। तो वो 12 महीने की बाद जो है कंपनी वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो 5 स्टेटमेंट कौन सी है, एक का नाम है इनकम स्टेटमेंट, क्या होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, कब होती है, बात की बात है। जिसका दूसरा नाम स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी है। दूसरी स्टेटमेंट का नाम बैलेंस शीट है, जिसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है। तीसरी का नाम है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटीज है।
चौथी का नाम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो है, और पांचवी का नाम नोट्स टू द अकाउंट या डिस्क्लोजर है। एक और बड़े मजे की बात बताऊं, हमारे कोर्स में इसमें से सिर्फ शुरू की दो शामिल हैं, बाकी तीन स्टेटमेंट आप कंपनी अकाउंट यानी जब शेयर्स वाली चीज पढ़ोगे, ये तीनों चीजें आप FAR 1 में पढ़ोगे। ये तीनों चीजें आप FAR 1 में पढ़ोगे। अभी आपके PRC लेवल पे आपको सिर्फ लेक्चर के एंड में बेटा। अच्छा जी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो पांच डिफरेंट स्टेटमेंट से मिलकर बनी है। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। अगर आपके पास PRC 4 में सवाल आए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितनी स्टेटमेंट होती हैं, तो अल्लाह का वास्ता है, दो भी लिखा होगा ऑप्शन में, तीन भी लिखा होगा, चार भी लिखा होगा और पांच भी लिखा होगा। बच्चों को 500 मरतबा बोला है भाई हमारे कोर्स में दो शामिल हैं, वैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पांच होती हैं। तो दानिया आप लोग पांच को टिक करिएगा प्लीज। अब इसमें जो पहली दो स्टेटमेंट है यानी इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट की डेफिनेशन ये है, इन द फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ ऑल रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस। बोल रहे हैं इनकम स्टेटमेंट जो है पहली फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो पांच हेड्स ऑफ अकाउंट होते हैं उसमें से रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस की मदद से, जो जो रेवेन्यूज है और एक्सपेंसेस की मदद से इनकम स्टेटमेंट बनती है, पहली बात। दूसरी बात, इनकम स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। ये स्टेटमेंट क्या बताती है कि एक साल के अंदर बिजनेस ने आया प्रॉफिट करा या लॉस करा, वो बताती है। इफ रेवेन्यूज, रेवेन्यूज का मतलब है इनकम, रेवेन्यूज आर ग्रेटर देन एक्सपेंसेस, अगर रेवेन्यूज ज्यादा हैं एक्सपेंसेस से, कंपनी को प्रॉफिट होगा। अगर कंपनी के एक्सपेंसेस ज्यादा हो और रेवेन्यूज कम हो तो कंपनी को लॉसेस होंगे। यानी रेवेन्यू ज्यादा है एक्सपेंस कम है, रेवेन्यू ज्यादा है, रेवेन्यू ज्यादा है एक्सपेंसेस तो प्रॉफिट होगा, और एक्सपेंसेस अगर ज्यादा है रेवेन्यू से तो कंपनी को लॉस होगा। ये इनकम स्टेटमेंट यानी पहली स्टेटमेंट का है। दूसरी स्टेटमेंट जो आपके पास बनती है वो बनती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर द सेकंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज बैलेंस शीट। सेकंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? बैलेंस शीट है। और बैलेंस शीट बाकी के तीन हेड से बनती है। बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ ऑल एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। यानी देखो पांच हेड्स ऑफ अकाउंट होते हैं, याद रख लो पांच हेड्स ऑफ अकाउंट होते हैं अल्सर, उसमें से दो हेड्स ऑफ अकाउंट से आपके पास इनकम स्टेटमेंट बनती है, दो हेड्स ऑफ अकाउंट से इनकम स्टेटमेंट बनती है, बाकी तीन हेड्स ऑफ अकाउंट से बैलेंस शीट बनती है। एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल से बैलेंस शीट बनती है। बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट करंट पोजीशन ऑफ द बिजनेस, करंट पोजीशन बताने के लिए। जी, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, उसको बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं। और ये दो स्टेटमेंट हैं। अब आगे सुनिएगा, ये जरा लिख लो अपने पास, ये अपने पास जरा लिख लो, ये जरा लिख लो वरना समझ नहीं आएगा बेटा। तो साल चेंज हुआ, रिकॉर्डिंग डिलीट हो गई। हाँ।
लिख लिया हो तो बता देना।
The second financial statement is balance sheet. Balance sheet is prepared with the help of all asset, liability and capital. Balance sheet is prepared to find out current position of the business. लिख लिया बेटा? सारे स्टूडेंट्स ने कर लिया? डन? अब क्या है बच्चों, जरा गौर से सुनो। हमने पहले पढ़ा कि इनकम स्टेटमेंट जो पहली स्टेटमेंट है वो रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस की मदद से बनती है। तो उसका जो फॉर्मेट है जरा सा सुनिएगा। ये जो लाइन ड्रॉ करिए, इधर कंपनी का नाम आता है। देखो ये तुम्हारा 20 नंबर का सवाल जो है, जो सेक्शन बी में आएगा, उसमें ये फॉर्मेट बना हुआ आएगा। इसके अंदर ये वैल्यूज तुम्हें पोस्ट करनी होगी। पहले तो पोस्ट करनी होती थी, अब तो सिर्फ इसको, इसके अंदर भी हर एक ऑप्शन में, हर एक बॉक्स के नीचे एक है ना विंडो बनी होगी। उसको जैसे ही तुम क्लिक करोगे 4 ऑप्शन आ रहे होंगे, जैसे ऑनलाइन फॉर्म भरते हो। तो ये इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट मैंने लिखा है। इसको आसान करने के लिए वेरी फर्स्ट टाइम है, इसलिए फॉर द ईयर एंडेड लिखा जाता है, कंपनी का नाम आता है, इनकम स्टेटमेंट आता है, फॉर द ईयर एंडेड December 31 लिखा है। और याद रख लेना 3 कॉलम बनाए, 1 2, तीसरा मैंने आपकी आसानी के लिए और बनाया, 2 भी बना सकते हो, लेकिन पहली मर्तबा है तो जरा 3 बना लो। और ये वाला सबसे बड़ा रखना, नए पेज में बिल्कुल टॉप से लिखना शुरू करोगे, बिल्कुल टॉप से। अब जरा सुनो, ये भी आपको जिस तरह हमने कंट्रोल अकाउंट पढ़ा है बेटा, बहुत सारे अकाउंटिंग में फॉर्मेट्स हैं, बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो याद करने पड़ेंगे तुम्हें। तो ये क्या हुआ, इनकम स्टेटमेंट के अंदर याद रख लो, सेल्स में से सेल रिटर्न माइनस करोगे। सेल रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न इनवर्ड है, तो ये आ गया नेट सेल्स आ गया। लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये डबल लाइन करिए हुए, ये हेडिंग है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो गुड सोल्ड आउट हो गए उसकी कॉस्ट। सर उसका फॉर्मूला क्या है, फिर मैं आपसे रिपीट कर रहा हूँ, ये आपको याद करना पड़ेगा, अच्छे स्टूडेंट्स को याद करना पड़ेगा। कभी वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पूछ लेगा तो आपको बताना होगा। अच्छा इधर एक और बात, जब आपके पास एमसीक्यू में नेट सेल्स का आएगा आंसर, तो उसमें सेल रिटर्न और डिस्काउंट माइनस करोगे। लेकिन जब इनकम स्टेटमेंट बना रहे होगे तो सेल में से सिर्फ सेल रिटर्न माइनस करना, तो नेट सेल्स आ जाएगा। इसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की हेडिंग डालोगे। फिर कह रहा हूं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की हेडिंग आएगी। ओपनिंग स्टॉक को आपने सेंटर वाले कॉलम में लिखा, फिर आपने ऐड नेट परचेजेस की हेडिंग मार्क करी, जिसके नीचे अंडरलाइन करी है वो आपकी हेडिंग है। फिर आपने लिखा परचेजेस। अच्छा सर ये सारी चीजें दी होंगी, ये पूरी चीजें तुम्हें दी हुई होंगी पेपर में, सवाल में ये सारी चीजें दी होंगी ट्रायल बैलेंस के अंदर। ट्रायल बैलेंस में से उठा उठा कर डालोगे। जब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको सवाल करेंगे तो इंशाल्लाह तुम्हें समझ में आ जाएगा। और मैसेज पे आपको जो है और एक आध 2 क्लासें में बढ़ाने का होगा तो मैं मैसेज डाल भी दूंगा तुम्हें, और जो है तुम्हें इन्फॉर्म भी कर दूंगा। ओपनिंग स्टॉक बड़ी अटमोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगी, ताकि विद इन द टाइम पीरियड आपका जो है ये कोर्स कंप्लीट हो जाए। ओपनिंग स्टॉक में ऐड नेट परचेजेस की आपने हेडिंग डाली, परचेजेस को लिखा आपने, ये जो थर्ड कॉलम है इसमें लिखा। इसमें ऐड ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड कर दिया, जिसका दूसरा नाम कैरेज इनवर्ड भी है और फ्रेट इनवर्ड भी है, तो इसको ऐड करा आपने। इसमें से लेस कर दिया तुमने परचेज रिटर्न, जिसका दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड भी है। परचेज रिटर्न बोलो या रिटर्न आउटवर्ड बोलो, एक ही बात है। ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। परचेजेस लिखोगे, एड ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ट करोगे, लेस परचेज रिटर्न करोगे, तो नेट परचेजेस आ जाएगी, नेट परचेजेस आ जाएगी। और फिर आपने ओपनिंग स्टॉक के अंदर आपने नेट परचेजेस को जमा करा, तो गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स आ गया। ओपनिंग स्टॉक के अंदर आपने नेट परचेज, अच्छा कोई बताएगा नेट परचेजेस का फॉर्मूला क्या है? नेट परचेजेस का फॉर्मूला क्या है, जरा बता दो प्लीज। परचेजेस एड ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ट लेस परचेज रिटर्न, जिसका दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड भी है, तो ये नेट परचेजेस आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, नेट परचेजेस आ जाएगा। कोई रिपीट कर देगा प्लीज, दानिया?
जी जी, फ्रेड इनवर्ड भी ऐड होगा। परचेजेस वेरी गुड, प्लस ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड, एड ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड लेस परचेज रिटर्न, वेरी गुड हारेस, दानिया बिल्कुल सही है। परचेजेस में ऐड करा ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड, लेस करा परचेज रिटर्न, तो नेट परचेजेस आ गई। जी जी, तीनों नाम लिखे हैं आफाक। फ्रेड इनवर्ड भी बोल सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड भी कह सकते हो, और कैरेज इनवर्ड भी बोल सकते हो। तीनों नाम लिखे मैंने। पेपर में कोई भी लिखा हुआ आएगा तो ऐड करोगे, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन इन वर्ड लिखा हुआ जरूरी होगा। तो जब तुमने नेट परचेजेस आ गई तो उसके अंदर आपने ओपनिंग के अंदर नेट परचेजेस को जमा करा, तो इसका आंसर आया गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स। उसमें से लेस करोगे क्लोजिंग स्टॉक सेंटर वाले कॉलम से, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। सबसे मेन पार्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, सबसे ज्यादा जो टेक्निकल है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहाँ से शुरू हो रहा है, इधर से स्टार्ट हुआ, ये हेडिंग थी, इधर खत्म हुआ है। उसका फॉर्मूला क्या है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, ओपनिंग स्टॉक, उसके अंदर एक और हेडिंग आ जाती है नेट परचेजेस की, परचेजेस एट ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड लेस परचेज रिटर्न, तो नेट परचेजेस आ जाती है। और ओपनिंग में नेट परचेजेस को जमा करा तो गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स आ गया। में से हाँ, अभी तो ये फिनिश गुड्स वगैरह कोई कहानी नहीं है, इससे कि हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं पढ़ रहे आफाक, तो इसमें हमारे पास सारे गुड्स फिनिश्ड होंगे। हम तो ट्रेडिंग बिजनेस पढ़ रहे हैं, तो सारे गुड्स हमारे पास एक ही होंगे परचेजेस के नाम से। तो हमने क्या करा, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में से क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करा, तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, याद रखिएगा पूरी अकाउंटिंग में माइनस का साइन नहीं होता, माइनस के लिए स्मॉल ब्रैकेट बनाया जाता है। याद रख लो, पूरे सीए के फाइनल तक माइनस का साइन नहीं लगाया जाता, माइनस के लिए ब्रैकेट, वो भी कौन सा, स्मॉल ब्रैकेट, ना ही करली ना ही लार्ज, सिर्फ स्मॉल ब्रैकेट जो है वो माइनस की इंडिकेशन करता है। और जब ये माइनस कर दिया तो आपके पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करा तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। क्या मतलब, ऐसा क्यों? ताकि फाइनेंशियल यूजर्स को पता चल सके ना, माइनस जो है ना वो एक्सेल पे काम हो रहा होता है ना आफाक, तो इस वजह से वो माइनस जो साइन होती है ना, वो ज्यादा इंडिकेशन दे रही होती है। माइनस का साइन एक्सेल की शीटों पे दिख नहीं रहा होता है, एक्सेल पे जब काम करोगे ना पेपर वो कंपनीज में, तो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, इसके अंदर जब ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है तो इसके अंदर ऐड कर देते हो अदर इनकम, ऐड कर देते हो अदर इनकम, उसमें तो वहां पर परचेज डिस्काउंट भी आ जाता है। उसके अंदर आपके पास परचेज, ऐड अदर इनकम की हेडिंग डालोगे, परचेज डिस्काउंट को अदर इनकम ट्रीट किया जाता है। आपने फर्स्ट ईयर इंटर कॉमर्स में परचेज रिटर्न और परचेज डिस्काउंट को माइनस करा था। ये आईएएस 1 के स्टैंडर्ड के लिहाज से आफाक होता है। आईएएस 1 ने जो फॉर्मेट बनाया है वो मैंने आपके सामने पेश किया है, कि परचेजेस में से आप परचेज रिटर्न को माइनस करोगे, लेकिन परचेज डिस्काउंट को अदर इनकम में ट्रीट करोगे। परचेज डिस्काउंट अदर इनकम में लिखोगे, बैड डेट रिकवर्ड हो गया, इंटरेस्ट इनकम हो गया, इन सबको ऐड करा तो टोटल अदर इनकम हो गई। इसको आपने ग्रॉस प्रॉफिट में टोटल अदर इनकम को ऐड करा तो टोटल इनकम हो गई। और इसके बाद लेस अदर एक्सपेंसेस लिख दिए। जितने भी एक्सपेंसेस तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं, रेंट एक्सपेंसेस, सैलरीज है, वेजेस है, यूटिलिटी बिल है, सेल डिस्काउंट है। देखो, सेल रिटर्न ऊपर से माइनस होता है, सेल डिस्काउंट को अदर एक्सपेंस में लिखते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड ऊपर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जाता है, और ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड इधर जाता है अदर एक्सपेंसेस में। कुछ चीजों का, कुछ प्रोटोकॉल्स का आपको ख्याल रखना पड़ेगा।
आपको कुछ प्रोटोकॉल्स और कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा कि अदर एक्सपेंसेस में इन सबको डालोगे। सर अगर हमने ऊपर डाल दिया बेटा, अभी तो आपके पास जो है PRC 4 में ये फॉर्मेट बना हुआ आएगा, FAR 1 में मैनुअल पेपर होगा तो उधर तुम्हारे नंबर काटेगा जब आपको ये स्टेटमेंट खुद बनानी होगी। अभी तो आपके पास ये है कि PRC 4 में ये फॉर्मेट बना हुआ आएगा, आपको वैल्यूज लिखनी होंगी। लेकिन जैसे ही आप ग्रुप ए में आओगे, ग्रुप ए के पेपर में FAR 1 दोगे तो उसके अंदर आपको ये फॉर्मेट बनाना होगा। इज इट क्लियर मेरा बेटा? जब सारे एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया तुमने, अगर पॉजिटिव में टोटल एक्सपेंसेस करा इसको, आफाक अगर ये टोटल एक्सपेंसेस को जब तुमने टोटल इनकम में से माइनस करा, अगर पॉजिटिव में आंसर आया तो नेट प्रॉफिट आ गया, नेगेटिव में आंसर आया तो नेट लॉस आ गया। पॉजिटिव में आंसर आया तो नेट प्रॉफिट आ गया, नेगेटिव में आंसर आया ये इनकम स्टेटमेंट का जो हमारी पहली स्टेटमेंट है जो आपके PRC 4 का हिस्सा है, ये आपको याद हो जाएगी। बेसिक मैंने सिर्फ करवाई है बेटा ताकि आपको समझ में आए। इज इट क्लियर मेरा बेटा? ये लिख लिया हो तो मुझे जरा बता दो प्लीज। अब एक काम ये करो, नीट एंड क्लीन बनाया है ना, ताकि मैंने ये इसलिए लिखवाया है, ये अपने पास कहीं पे नोट डाउन कर लेना। यानी ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस प्यारे बच्चों दो किस्म के होते हैं, एक होता है ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड, थ्योरी में आ सकता है सवाल, और एक होता है ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड आफाक। ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड इज पार्ट ऑफ अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस में लिखोगे। ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड का दूसरा नाम कैरेज आउटवर्ड और फ्रेट आउटवर्ड भी है। अब एक काम ये करना कि इसके बाद की जो बैलेंस शीट है इसका मैं जो है, सारे स्टूडेंट जो है प्लीज जरा सा इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। बैलेंस शीट जो है तीन जो है चीजों से मिलकर बनती है, एसेट, लायबिलिटीज और कैपिटल। तो सबसे पहले एसेट की हेडिंग डाली तुमने और ये एसेट की मेन हेडिंग आ गई। फिर इसमें आपने लिखा नॉन करंट एसेट दानिया। नॉन करंट एसेट की एक चेकलिस्ट में दो चार नाम लिख लिया आफाक मैंने, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल, उन सबको सेंटर में लिखा और उसका टोटल आपने फाइनल में लिख दिया। करंट एसेट्स के अंदर आपने लिखा कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, अकाउंट रिसीवेबल, क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड, इन सबको भी सेंटर में लिखा। ये करंट एसेट्स हैं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, अकाउंट रिसीवेबल, क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड। ये टोटल करंट एसेट्स हो गए।
इन दोनों को ऐड करा तुमने तो ये टोटल एसेट्स बन गया, ये टोटल एसेट्स बन गया। फिर लाइबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी की ये टोटल एसेट्स को आपने डबल लाइन कर दी, ये स्टेटमेंट फॉर्म में बनती है, इसमें भी 3 कॉलम बना लोगे तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा, वैसे तो 2 कॉलम से भी काम चल जाएगा। फिर आपने हेडिंग मार्क करी लाइबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी की, लाइबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी की मेन हेडिंग आई। फिर इसमें आपने सब हेडिंग डाली लाइबिलिटीज की, लाइबिलिटीज में आपने अकाउंट पेबल लिख लिया, बैंक ओवरड्राफ्ट लिख लिया, बैंक लोन लिख लिया, अक्रूड एक्सपेंसेस लिख लिए। सबको टोटल करके फाइनल कॉलम में लिखा, ये फाइनल कॉलम होता है, जो तीसरा कॉलम होता है ये फाइनल कॉलम होता है, तो टोटल लाइबिलिटीज हो गई। इसके बाद ओनर्स इक्विटी की आपने हेडिंग डाली, ये फॉर्मेट याद करना होगा, ये एक्स 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 जो है ये सारे नंबर्स को इंडिकेट कर रहा है। हम इसको इंशाल्लाह बहुत ही डिटेल में करेंगे, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारा ये बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब सर आपको जो है फाइनल अकाउंट्स करवा रहे होंगे तो आपको आसानी हो जाएगी जरा। ओनर्स इक्विटी की हेडिंग डाली तुमने, ओनर्स इक्विटी में आपके पास क्या आया, कैपिटल एट स्टार्ट आया, उसमें आपने ऐड कर दिया नेट प्रॉफिट, उसमें से लेस कर दिया आपने ड्रॉइंग्स, तो आपके पास आ गया कैपिटल एट एंड। कैपिटल एट स्टार्ट कोई बताएगा नेट प्रॉफिट कहां से आया? अच्छा, नेट प्रॉफिट आएगा तो ऐड करोगे, नेट लॉस होगा तो माइनस करोगे आफाक। नेट प्रॉफिट कहां से आया, ये नेट प्रॉफिट कहां से लूंगा? वेरी गुड अहमद रजा, इससे पता ये चला कि दानिया इनकम स्टेटमेंट के बनाने के बगैर बैलेंस शीट नहीं बन सकती। अहमद रजा, इनकम स्टेटमेंट बनाए बगैर बैलेंस शीट नहीं बन सकती। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फ्रॉम इनकम स्टेटमेंट, हाँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वगैरह इधर है ना आफाक, इतना टर्मिनोलॉजीज नहीं है, बस नेट प्रॉफिट लिख दिया, इधर टैक्स वैक्स का है नहीं कहानी ना। PRC 4 में वो कैफ 1 में पड़ेगा बेटा, तो वो नेट प्रॉफिट ही आ गया बेटा। इनकम टैक्स वगैरह को अगर हुआ भी तो वो तुमने अदर एक्सपेंसेस में डाल दिए बेटा। हाँ फाइनल अकाउंट्स में ना, इधर फाइनल अकाउंट्स के अंदर जो है सिंपल सोल ट्रेडर के है ना, और ये FAR 1 में जब पढ़ोगे तो इसके अंदर फिर जो है कंपनी अकाउंट्स के अंदर सारी चीज़ों के नाम आएंगे आफाक अलग अलग। तो अभी नेट प्रॉफिट जो है, अभी जो आपको सवाल ये बताना था कि इनकम स्टेटमेंट बनाए बगैर बैलेंस शीट नहीं बन सकती, इसका एक जो है टोटल एसेट्स का हो गया था, ये लाइबिलिटीज। अब याद रख लो टोटल लाइबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी, टोटल लाइबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी हमेशा टोटल एसेट के बराबर आएगा, टोटल एसेट्स बराबर आएगा आफाक किसके, टोटल लाइबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी के। हैव यू गॉट माय पॉइंट बेटा? डन है बेटा? सर फाइनल अकाउंट्स और इनकम स्टेटमेंट डिफरेंस है बेटा, फाइनल अकाउंट्स का मतलब यही है अजीम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही फाइनल अकाउंट्स का नाम लिखा है, और उसमें 5 स्टेटमेंट होती हैं, उसमें से 2 हमारे कोर्स का हिस्सा है बेटा। आफाक तुम्हारा कोई सवाल है तो जल्दी से पूछ लो, वरना फिर मैं क्लास ऑफ करके जा रहा हूँ, जरा काम है मुझे बेटा। बोलो जल्दी बोलो। सेल लेजर में जो डेबिट साइड वाला इंटरेस्ट चार्ज है, इसको ऐसे कह सकते हैं, अगर के इलेक्ट्रिक के बिल में 5,000 के ड्यू बन रहे हैं और मेरे कस्टमर के ऊपर और ड्यू डेट के बाद 5,700 है, कि बुक में अगर कस्टमर 5,000 ड्यू डेट पहले पे कर दे दो। हाँ सही है, ठीक है, और बोलो आफाक। आगे बोले बेटा।
इसको सिंपल यूं रखो कि ट्रेडिंग बिजनेस के लिहाज से ना, जो आपको बताई थी कि आपने गुड्स बेचे 5,000 रुपए के, 20 दिन का आपको टाइम दिया है, 20 दिन के अंदर पैसे नहीं दिए। ओके बेटा, ये मैं आपको जो है बच्चों नेक्स्ट क्लास के अंदर इसकी पीडीएफ भेजूंगा, इसको आप पहले नोट डाउन कर लेना, इसके बाद भेजूंगा। जानबूझ के आज नहीं भेज रहा, ताकि याद हो सके फॉर्मेट, आपको याद करना है फॉर्मेट प्लीज, इसलिए नहीं भेज रहा, नेक्स्ट क्लास में दूंगा। चलो ओके बेटा, नेक्स्ट क्लास बेटा, प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, अब्दुल्ला कोई भी ना स्किप करे, इसलिए कि मैं इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट एक सवाल की बनवाऊंगा बेटा। एक सवाल लेंगे ट्रायल बैलेंस की, उसको पूरी इसके फाइनल अकाउंट, जिसको अजीम तुम कह रहे हो, वो फाइनल अकाउंट बनाएंगे एक बेसिक, तो आइडिया हो जाएगा बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।